वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग जी। नेहा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। अनु, वेरी गुड मॉर्निंग। करमवीर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आकाश जी, कैसे हो? कैसे हो भाई सभी? आशु, वेरी गुड मॉर्निंग। विकी, गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक स्टार्ट करना हमें। मैं अच्छी हूँ कृष्ण, आप बताइए। अपनी अपनी वीडियोस कर लो बंद, आराम से बैठ जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही होने चाहिए। चलो टॉपिक स्टार्ट करना था हमें। मैंने बोला था कुछ बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लेना। क्या आपने बेसिक्स रिवाइज किए? कल मैंने बोला था डेसिमल के कुछ बेसिक्स आप रिवाइज कर लेना। क्या आपने बेसिक्स रिवाइज किए? नीरू, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो, क्या बेसिक्स आप लोगों ने रिवाइज किए? ठीक है, सिर्फ कृष्ण ने रिवाइज किए और किसी ने रिवाइज नहीं किए। लता ने भी रिवाइज किए और बाकी बाकी मेले में है ना। सत्या, वेरी गुड मॉर्निंग। हम्म, चलो। बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तभी तो हम एक बार टॉपिक पढ़ते हैं, अगली बार देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो किया ही नहीं। ऐसा भी कुछ किया था हमने, ऐसा भी कुछ पढ़ा था। चलो, मैं बेसिक्स की बात कर रही हूँ। याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, अब याद रहेगा जब दिक्कत आएगी, है ना। वैसे तो याद ही होगा आप लोगों को, मैं बस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आप सारा खुद ब खुद ही आपके माइंड में आ जाएंगी सारी चीज़ें। देखो यहाँ परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ बेसिक करवाऊंगी, परसेंटेज जैसा कुछ भी नहीं करवाऊंगी। इन केस आप लोग बने रहते हो क्लास में, आपको अच्छा लगता है तो कर लेंगे डिस्कस, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी जो कि परसेंटेज के आप किसी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सिर्फ उन बेसिक्स के साथ ही कवर करके चल सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज के बेसिक को कल भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करके चल रही हूँ मैं इसको। सबसे पहली बात, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसका क्या हो जाएगा? आधारभूत ज्ञान। ठीक है, जो फ्रैक्शन है उसका क्या होगा? आधारभूत ज्ञान, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो बेसिक्स के अंदर हमें किस तरीके से फ्रैक्शन के ऊपर काम करना है। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन में कि जो भी आप फ्रैक्शन लिख रहे हो, 1/3 ये कौन सी फ्रैक्शन है, इसका मीनिंग क्या है? 1/2 ये कौन सी फ्रैक्शन है? 1/5 ये कौन सी फ्रैक्शन है? मुझे किसी ने दे दिया 4/5, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है? ठीक है, आपको दे दिया जाए 7/8, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है? 16/3, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है? 16/7, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है? इस टाइप से इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए ना आपको। इनके इस मीनिंग ही नहीं पता तो आप काम कैसे करोगे इसके ऊपर? ठीक है, और इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान बात है, सभी को पता है। 100 से गुना करोगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। आगे कैसे बढ़ना उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये पहले 2 पॉइंट आज ही हम सीखेंगे, पहले दोनों पॉइंट हम एक साथ सीख रहे होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो कि हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे,
रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, हम ये देखेंगे कि किस टाइप की लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है हमें, ठीक है, और किस टाइप से हमें इसकी फ्रैक्शन को रिलेट करके चलना होता है हर चीज से। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले या दूसरे दिन में ही मैं आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दूं, आप कर भी लोगे क्योंकि यहाँ सिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, आपको बेसिक्स नहीं आते होंगे तो पहले 2 दिन मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपके हो जाएं। ठीक है, जिन स्टूडेंट को परसेंटेज अच्छे से आता है, यानी कि बेसिक्स अच्छे से आते हैं, या फिर वो एक अच्छे लेवल का परसेंटेज कर चुके हैं, या फिर उन्हें परसेंटेज अच्छे से आता है, उन्हें पहले 2 दिन लग सकता है कि थोड़ा सा बेसिक्स चल रहा है या ज़्यादा ही कुछ बेसिक्स चल रहा है, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो कि आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उनसे। ठीक है, ये 3 परफॉर्मा में डिस्कस करेंगे, लिख लो इसे, और अभी मैं इसके फ्रैक्शन डिस्कस करवा रही हूँ। चलिए करें बात, देखते हैं अब। बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन और मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ कि जो फ्रैक्शन है उनका आधारभूत ज्ञान हो क्या होगा और फ्रैक्शन का अर्थ क्या होगा। सचिन वेरी गुड मॉर्निंग, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। चलो अब इसकी बात करते हैं हम। मैं आपसे कोई कहती हूँ, आपने पढ़ रखा है सब कुछ, अब जो बताऊंगी, कोई नंबर है, उसके डिवाइड में कोई नंबर है, ये कोई न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आप जानते होंगे ऊपर वाला नंबर अंश होता है और नीचे वाला नंबर क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला नंबर अंश होता है और नीचे वाला नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हर होता है। ठीक है, मैं आपसे ये बात कहती हूं कि जो भी हर है, जो भी डिनोमिनेटर है, अगर ये डिनोमिनेटर 2 की पावर में हो, 2 की किसी पावर में हो, या 5 की किसी पावर में हो, या 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर में हो, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये कौन सा डेसिमल होगा, बताओ। कोई नंबर है, कोई अंश है, उसके डिवाइड में कोई हर है, आपको पता है ये ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर बात हो रही होती है। ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, अगर तो 2 की पावर में हो, या 5 की कुछ पावर में हो, या 2 की पावर या 5 की पावर, मतलब मल्टीप्लाई का साइन इस पावर में हो, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये कौन सा डेसिमल होगा। हाँ जी बताओ, जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। बहुत बढ़िया समीरा, ये होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह लो, फ्रैक्शन कह लो, ये क्या होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम शांत, शांत दशमलव या शांत भिन्न। ठीक है जी, ये क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि क्या होता है शांत। अब इसकी खास बात क्या है, यहां पर मैं क्यों बताना चाह रही हूं, सुनो। मैंने बोला 1/2, क्या बोला 1/2। आप क्या करते हो, 1 को यहां रखते हो, 2 से डिवाइड करते हो, नहीं जा रहा 0, 10 बनाओगे, इसे पॉइंट लगाओगे, अब ये 5 पे जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसे डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, यानी कि ये डेसिमल के बाद रुक जाएगा, तो ये क्या है मेरे लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कोई दिक्कत है किसी को? इसी तरीके से अगर नीचे पावर 5 आ जाए, जैसे 5 की कुछ पावर दे दी जाए 1/5, फिर से आप यही करोगे, 1 लिखोगे, 5 यहाँ 0.10 बनाओगे, यहाँ 2 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं रुक गया, तो ये क्या था टर्मिनेटिंग। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे यही कहा था कि ये वाले बेसिक्स एक बार रिपीट करके आना, आप रिवाइज करके आना, और आप लोगों को कुछ कुछ चीजें याद भी हैं। ठीक है जी, अब मैंने बोला 5 की कुछ पावर में हो या 2 की कुछ पावर में हो, मैंने आपको बोल दिया 13/4,
13/4 या छोड़ो 13/2 13 डिवाइडेड बाय 2 तो आप जानते ही हो ये हो गया 13/4, 4 से डिवाइड करोगे है ना, 4 × 12। जो समझाना चाह रही हूं वो समझना, यहां पॉइंट लगाओगे, यहां 10 बनाओगे, ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक गया था, इसलिए इसे मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम दे दिया, यानी शांत दशमलव बोल दिया। समझ आया? क्वेश्चन ये बन जाता है कई बार कि नंबर कितने डेसिमल के बाद रुकेगा, या फिर ये नंबर टर्मिनेटिंग कितने डेसिमल के बाद होगा, या ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग कितने नंबर्स पर होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सुनो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूं। अगर कोई नंबर है डिवाइडेड बाय 2 कुछ है, जैसे अभी दिया था मैंने 13 डिवाइडेड बाय 2, मेरा आंसर आया था 3.25। मैंने बोला कि अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, आप ये बता दो। मैंने आपको बोला कि 13 को 2 से डिवाइड करूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, कितने नंबर आने चाहिए, आप ये बता दो। तो आप क्या कहोगे कि अभी सॉल्व करके देखा था 3.25 आया था, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर है। अब मैंने आपको बोल दिया कि कोई नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करो और ये बताओ डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। यानी कि ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद कितने नंबर तक होगा, यानी कितने नंबर पर जाकर ये नंबर रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे होंगे, यहां पर डेसिमल और उसके बाद कितने डिजिट आ रहे होंगे, 5 डिजिट आ रहे होंगे। आपको समझ आ गया, जितनी पावर है उतने ही डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग में डिजिट बनेंगे। समझ आ गया होगा। सेम एज अगर मैं यहां दे दूं 5 की पावर 3 और आपसे पूछूं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग कितने डिजिट पर होगा, ये नंबर शांत कितने नंबर पर होगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर पर होगा। बहुत बढ़िया, 3। कितने नंबर पर होगा जी? 3 नंबर पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक। ये तो हो गया अगर अकेला 2 दे दिया जाए या अकेला 5 दे दिया जाए तो हम कर लेंगे। अब कोई नंबर है अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और ऊपर मैं दे देती हूँ 3। 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 4। तो बताओ ये नंबर कितने डिजिट पर टर्मिनेटिंग होगा, ये नंबर कितने डिजिट पर टर्मिनेटिंग होगा। या मैं आपसे सीधी सी भाषा में एक बात बोलूं कि कितने डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। चलो मंजू आंसर कर रहे हैं 4, साहिल ने आंसर किया 10, रविकांत ने आंसर किया 4 और दीपक ने आंसर किया 10। और मैं आपको बता दूं आप सभी का आंसर गलत है। समीरा आपका भी आंसर गलत है, 4। अब कोई 6 मत लिख देना, कहीं तुक्का मारना शुरू कर दो। अब होता क्या है, मैं आपको इसकी बेसिक से इंफॉर्मेशन देती हूं। देखो क्या, यहां पर पावर कितनी है 6, यहां पर पावर कितनी है 4। पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रही हूं जो कि मैंने पहले भी बताया है। राहुल 10 नहीं है, 10 गलत है। पहले भी मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक बार फिर से कर देती हूं। सबसे पहले आप पावर को बराबर करो। सबसे पहले क्या करो, पावर को बराबर करो। अगर यहां 6 पावर है तो यहां भी 6 पावर बनाओ। 5 की पावर 4 को 5 की पावर 6 कैसे बनाया जा सकता है? आप बोलोगे 5 की पावर 2 से गुना करके बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? 5 की पावर 2 से गुना करके बनाया जा सकता है। अगर मैं नीचे किसी नंबर को 5 की पावर 2 से गुना कर रही हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऊपर भी गुना करूं, ताकि इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका बता रही हूं, उसके बाद तो हमें शॉर्टकट पर ही चलना है, एक ऑब्जर्वेशन पर ही काम करना है। इतना समझ आ गया? ऊपर देखो क्या हुआ, 3 गुना 25 75 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6। अब बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? अब बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? पावर सेम हो गई ना, कितने डिजिट आएंगे? डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगे।
यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन तो ये था, यहां से मेरे को ये पता चला कि जो बड़ी पावर होती है ना, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बड़ी पावर होती है डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आते हैं। पता चला आपको, जब प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या होता है। समझ आ गया होगा आपको। तो फिर प्रैक्टिस कब से शुरू कर रहे हो? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो। हाँ, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो, कोई नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया 2 की पावर 13 गुना 5 की पावर 40 से। बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो मैं तो कह रही हूं आज से ही करो, लग जाओ बस। हाँ करमवीर, रिपीट कर देती हूं। तो मैं मुहूर्त निकालने वाली पंडितानी थोड़ी हूं राहुल। चलो देखो, यहां इस बारे में ज्ञान नहीं है मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ मैथ का ज्ञान है, ध्यान से समझ लो। चलो, मैंने करमवीर ये बोला कि दोनों में देखो बड़ी पावर किसकी है। ऊपर नंबर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, नीचे आप ये चेक करो कि बड़ी पावर किसकी है। बड़ी पावर ये वाली है 40, तो डेसिमल के बाद ऑटोमेटिकली 40 डिजिट होंगे। ठीक है। हाँ लता, एस्टेट के फॉर्म निकल गए हैं और इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है कि नवंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम साइको के लेक्चर्स भी लगवाने शुरू कर देंगे। हाँ राहुल, पंडित तो हूं मैं, रजत पंडित तो हूं मैं, सही है। चलो देखते हैं, इतनी बात समझ आ गई आपको? बेसिक क्लियर हुआ कि फ्रैक्शन क्या होती हैं? हाँ जी, इतनी बातें समझ आई? ठीक है, ये चीजें तो हो गई आपको अच्छे से क्लियर। अब मैं बात करती हूं कि मैंने आपको ये चीज क्यों सिखाई, क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन था डेसिमल के ऊपर ही। ये चीजें वैसे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में कराई थी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो मुझे मेरे सामने एक क्वेश्चन आया तो वो मैंने क्वेश्चन उठा लिया। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है राहुल। चलो, 4 ऑप्शन दिए होंगे और नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे होंगे वो पॉइंट्स में ही आ रहे होंगे। अब हमें क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है मैं उसकी बात करती हूँ। देखो, मैंने आपको बोला था कि 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक एटलीस्ट चीजें आप याद करो। 2 की पावर 1 से लेके, आवाज कम आ रही है भाई, मेरे से तेज तो कोई बोलता ही नहीं होगा सचिन। किसी और को वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही हो? किसी और को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं, ठीक है। तो सचिन हो सकता है नेटवर्क इशू हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको बोला था 2 की पावर 1 से लेके एटलीस्ट 2 की पावर 12 तक याद रखो। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 की पावर 12 दिया हुआ है, ये 2 की पावर 12 है, प्लस इससे मेरा कोई मतलब नहीं है 15 625। और मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 5 की पावर 6 तक की चीजें आप याद रखो, और आप देखोगे तो ये 5 की पावर 6 ही है। आप देखोगे तो ये क्या है, 5 की पावर 6 है। चलो, प्लस 813 डिवाइडेड बाय, इसकी बात करती हूं। देखो 625 और नीचे पीछे क्या है, 2 जीरो। इसको मैं किस तरीके से तोड़ूंगी इजीली? इसको मैं लिख सकती हूँ 625 गुना 100, और 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। 25 चौके 100 होता है ना, आराम से लिखती हूँ इसको मैं, इसको भी 2 भागों में बांट लेती हूँ, 25 चौके 100, और 25 को कहते हैं 5 का स्क्वायर और 4 को कहते हैं 2 का स्क्वायर। 625 होता है 5 की पावर 4, 625 क्या होता है, 5 की पावर 4। इतनी बात समझ आई? 5 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ये कितना हो गया, 5 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। समझ आ गई इतनी बात?
इतना बताओ, क्या आपको पता चला इसको मैंने कट कैसे किया? मैंने 600 ये जो दिया था 62,500, इसमें मैंने 625 गुना 100 अलग ले लिया, 100 को देखा 25 चौके 100 होता है, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और 625 तो होता ही 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2, बेस सेम है, बेस तो वही रहेगा, सिर्फ मैंने पावर को ऐड किया है। हाँ मंजू बताया था मैंने, फैक्टर में भी बताया था। तो 5 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर, हाँ लता देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों का बेस सेम है, बेस वही रखा मैंने 5, सिर्फ पावर ऐड की है, 4 और 2 को जोड़ दिया 6 आ गया, तो ये बना 5 की पावर 6 गुना 2 का स्क्वायर। कुल मिलाकर अब मुझे ये देखना है कि नीचे सबसे बड़ी पावर कौन सी है। नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है? 12। तो जो आंसर सही होगा ना, वो आंसर सही होगा जिसके डेसिमल के बाद एक्यूरेट 12 डिजिट दिए होंगे, जिसके डेसिमल के बाद 12 डिजिट दिए होंगे, वही वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन के ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन में डेसिमल के बाद 8 डिजिट थे, दूसरे में 10 थे, तीसरे में 13 डिजिट थे, और चौथे ऑप्शन में 12 डिजिट थे। तो हम वहां से डायरेक्ट आंसर ले रहे थे कि डेसिमल के बाद जिसके 12 डिजिट होंगे वही वाला जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राहुल 4 क्यों? फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो क्या? नीरू रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा ये जो नीचे वाला नंबर है ये 2 की पावर 12 है, ये वाला 5 की पावर 6 है, और इसका जब मैं इसको टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इसका फैक्टराइजेशन कर दूंगी, तो ये 5 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2 निकलेगा। ठीक है, मुझे राहुल नीरू जी सिर्फ इतना देखना है कि नीचे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, नीचे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, और सबसे बड़ी पावर आपको 12 ही मिलेगी। तो डेसिमल के बाद जिसके 12 डिजिट होंगे वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है जी। अब देखो फ्रैक्शन करने का फायदा क्या हुआ, हमारी नंबर सिस्टम में भी काम आई, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आई, परसेंटेज छोड़ो आपके अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक में काम आएगी, अर्थमेटिक में हर एक टॉपिक के अंदर काम आएगी आपकी ये फ्रैक्शन। ठीक है, इसीलिए मेरा मोटिव था पहले आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कराना। अब बात करती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कोई नंबर है, इसका कुछ हर है, यानी कि ये तो अंश है और ये क्या है? हर है। ध्यान से समझना, ये जो हर होगा ना, अगर इसकी जगह पर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, इसके अलावा केवल लगा लेना ओनली, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो केवल इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो बन जाएगा अशांत दशमलव कह लो या फिर उसको भिन्न बोल लो। ठीक है, ये अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर डेसिमल के बाद कहीं रुकते नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में चलते जाते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को एक एक पॉइंट को समझ के चलना। 2 की पावर n सिर्फ अकेला यानी कि केवल 2 की पावर 5 या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m ना हो, सिर्फ अकेले ये ना हो, तो वो क्या होंगे? अशांत होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ आया? जैसे 1/3 डिवाइड देके देखते हैं। पहले 3 से डिवाइड करती हूँ मैं इसे। जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 0 पॉइंट या 10 बनाऊंगी, 9 3, फिर आएगा 10, फिर 3, फिर आएगा 10, फिर 3, फिर आएगा 10, फिर 3। ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, जितनी बार मर्जी कर लो, ये ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसकी कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल, इसकी कोई लिमिट है क्या? इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इसकी कोई लिमिट नहीं है तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम
नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझ आ गई जी? सिर्फ दो ही डेसिमल होते हैं हमारे पास, दो ही डेसिमल रहते हैं हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग की दो फॉर्म होती है, वो हमने प्रॉपर नंबर सिस्टम में पढ़ लिया था, ठीक है, उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अदरवाइज सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? अगर आपको 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर 2 का कोई मल्टीपल गुना 5 का कोई मल्टीपल ना मिले तो वो क्या होगा? अशांत होगा। अब आप कहोगे ठीक है, आपकी बात से हम एग्री हैं, अगर 1/6 आ जाए, अगर 1/6 आ जाए तो क्या होगा? अब क्या करोगे? 6 से भाग करोगे, 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगाओगे, 6 1 जा 6, 4 0, ऐसा ही करोगे ना, ऐसा ही करोगे। 6 6 जा 36, फिर यहाँ पर 4 काउंट करोगे, फिर 6 6 जा 36, फिर यहाँ 6 लगाओगे, 6 6 जा 36। ये तो ऐसे ही चल रहा है कंटिन्यू, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर मैं इसे देखूं तो ये 2 गुना 3 है, इसमें तो 2 है, इसमें तो 2 है। इतनी बात समझ आई लता? उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ये क्या है? यहाँ पर तो 2 है, लेकिन मैंने आपको बोला था सिर्फ या तो 2 की पावर n हो या 5 की कुछ पावर हो या 2 गुना 5 का कुछ मल्टीपल हो, तभी हम चीजों को टर्मिनेटिंग बोल पाएंगे। अगर इनके साथ कोई और नंबर भी आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग ना होकर नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। समझ आ गई इतनी बात? बताओ जी, समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत है आपको? ठीक है जी। तो अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूं जो कि आप अपनी परसेंटेज में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। महावीर, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला है, अगर तो नीचे 2 की कुछ पावर दे रखी हो या 5 की कुछ पावर दे रखी हो। अब मैं सीधा सीधा बता रही हूं कि मैंने बोला क्या अभी। 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ दे रखी हो तो ये होते हैं शांत, टर्मिनेटिंग। महावीर, आपको याद है हमने नंबर सिस्टम में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। अगर नीचे 2 की कुछ पावर दे रखी हो, 5 की कुछ पावर दे रखी हो, 2 या 5 की कुछ पावर दे रखी हो, तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, ठीक है। अगर जहां पर ये चीजें नहीं मिलती, यानी कि कुछ अदर मिलता है, जैसे 1/3, 1/7, 1/6, 1/14, 14 में देखो 2 गुना 7 है, क्या यहाँ कहीं पर मैंने 7 लिखा 2 के साथ? नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना ऐसा कुछ। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुना 3, मैंने यहाँ ऊपर कोई 3 नहीं लिखा ना। जब भी ऐसे कुछ नंबर्स आपको मिले ना, इस टाइप के कुछ नंबर्स मिले जिसमें अकेला 2, अकेला 5, अकेला 2 गुना 5 की कुछ पावर ना शामिल हो, तो ये होते हैं अशांत, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करके आना, ताकि मैं एक बार चीज को बताऊं और आपके सीधा वो समझ आ जाए। इतनी बात समझ आ चुकी होगी आपको फिलहाल के लिए। चलो अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स देती हूं, फिर हम उसको रिलेट करते हुए चलेंगे परसेंटेज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, बिल्कुल सही सोचा आपने कि 2 और 5 फ्रेंड्स हैं, अकेले अकेले रहेंगे लेकिन किसी और के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, कुछ भी सोच के आप पढ़ सकते हो इसको। देखो 1/3, अभी इसको क्या बोला, 0.33333 ऐसे ही चलेगा, आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 3 3। अब आप कहोगे जी इसका फायदा क्या, आपने क्यों बताई ये चीजें? मैंने इसलिए ये बताई, आपको से पूछा जाता है 1/3 कितने प्रतिशत होता है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 33 सही 1/3% होता है, राइट। सीधा लिखते हैं ना, 33 सही 1/3% होता है। अगर कहीं पेपर में एग्जामिनर ये दे दे तो हम कहते हैं ये क्या दे दिया, तो हम कहते हैं कि ये दिया क्या, कुछ नहीं दिया, ये दे दिया। इसकी ये जो 1/3 है ना, इसको सॉल्व करके लिख दिया, यहां पर कुछ नहीं किया।
समझ आ गया? तो ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि 1/3 को हम क्या बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज आता है जिनका, और इनको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे फिर, ठीक है? बाकी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी। देखो, अगर मैं लिख दू 2/3, 2/3 से आप क्या समझते हो? देखो बेस पकड़ो, बेस क्या है? 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। क्या हो रहा है? सिर्फ 1 का दुगना हो रहा है। ऊपर 1 था और यहां पर क्या है? 2, यानी कि क्या हो रहा है? दुगना। तो आप इस सारे का दुगना कर दो, 0.6666 ऐसे चलेगा। तो इसको आप याद रखो 0.66 के नाम से, 0.66 के नाम से। वैसे तो हमारे मैथ्स की नॉलेज ये कहती है कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर 5 से बड़ा आता है तो आप उसको एक ऐड करके कुछ ऐसा लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो कि 1/3 होता है 0.33, बस इतना याद रख लो। इसका कुछ भी मल्टीपल आएगा उसका हम मल्टीपल करते जाएंगे। मैंने बोला 1/6 क्या होता है? अभी तो हमने निकाला 0.16666 ऐसे ही चलेगा। मैं कह रही हूं इतना याद मत रखो, आप इतना याद रखो 0.16 होता है बस, ठीक है? अब देखो, अगर मैं बोल दूं इसको दुगना कर दो तो 2/6, 2/6 ही तो होगा। और 2/6 अभी आप सॉल्व कर सकते हो 1/3, और 1/3 आपको पता ही है क्या होता है। समझ आ गया आपको? इतनी बात समझ आ गई होगी या कोई दिक्कत है? 1.7, 1.7 होता है 0.14, ठीक है? 141414 ऐसे ही चलती जाएगी, 141414 ऐसे ही कंटिन्यूटी में चलती जाएगी। तो आप इसे याद रखो 0.14 के नाम से, सॉरी 1 इस तरीके से चलती जाएगी मैं भी, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? 0.14 के नाम से, ठीक है? इतनी बात। हाँ आरजू, इनकी परसेंटेज भी पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा आज मैं परसेंटेज बता ही नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इसकी एक फ्रैक्शनल वैल्यू की एक इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए देखिए यहाँ मैं बात कर रही हूँ 11 की। अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूँ 1/11 की, तो 1/11 क्या होता है? 0.090909 ऐसे चलता है। आप इसे याद रखोगे 0.09 के नाम से, 0.09 के नाम से, ठीक है जी? 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है भाई 0.111111 ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ठीक है? तो इसको हम याद रखेंगे 0.11 के नाम से। 1 रख लो, 0.1 याद रख लो, या 0.11 के नाम से याद रख लो। अब मुझे किसी ने पूछा 1/9 तो सही है, आप 2/9 बताओ ना कितना होता है? तो ठीक है, बेस तो सेम है ना, 9 तो सेम है, आप एक का ही तो दुगना कर रहे हो, इस सारे का दुगना कर दो, 2 ऐसे चलेगा। तो इसे बोल सकते हैं 0.22। इसकी मुझे परसेंटेज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे? पूछ लिया जाएगा 1/9 कितने परसेंट होता है, तो मैं कहूंगी 11 सही 1/9% होता है। मुझे किसी ने पूछा 2/9 कितना होता है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है? मुझे किसी ने पूछा 2/9 कितना होता है, मैं कहूंगी बेस देखो, बेस क्या है? 9 है ना। अगर 2/9 पूछा है तो 1/9 सोचो कितना है? 1/9 है भाई, 11 सही 1/9। सिर्फ इस एक का दुगना हो रहा है तो आप इसका दुगना कर दो, यानी कि 22, इसका दुगना करोगे 2, और ये 9 तो रहेगा ही रहेगा। मुझे किसी ने कहा 8/9 क्या होता है? 11 का 8 गुना कर दो 88, 1 का 8 गुना 8, और नीचे तो 9 है ही। इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। करना एक बार इसको ट्राई। मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ। हेलो, क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ आई?
क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ आई? और मैंने कुछ नया नहीं बताया, इस चीजों को आप जानते हो अच्छे से। बाकी किसी को बोरिंग लग रहा हो, कुछ ना समझ आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, अगर बोरिंग लगेगा भी ना तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पढ़ना तुम्हें ही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, है ना। चलो देखते हैं आगे। अब मैं आपको बता रही हूँ फ्रैक्शन के बारे में। अभी तक भी मैंने फ्रैक्शन के बारे में ही बताया था। अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे परसेंटेज के अंदर। हम लोग इसे सही पूर्णांक के नाम से जानते हैं, हिंदी में सही पूर्णांक के नाम से जानते हैं। हाँ रजत, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में यही चीजें बताई हैं आपको कि अगर नीचे 2 और 5 का मल्टीपल ना मिले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हाँ मंजू, कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आपकी मजबूरी है ना, क्योंकि अब आगे आगे आपके एग्जाम्स आएंगे और ये आपके लिए बहुत जरूरी हो गया आप पढ़ना, है ना। तो चलो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलतू 2 प्लस 0.3 तो आप इसे क्या कहोगे? जल्दी बता दो फटाफट। 2 प्लस 0.3, मुझे पता है आप लोगों को डेसिमल से बहुत ज्यादा डर लगता है, ये जो पॉइंट है इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे। 2 प्लस 0.3 को हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, 2.3 बोलते हैं, राइट, बिल्कुल 2.3 बोलते हैं। मैंने आपको बोल दिया -2 प्लस 0.3 को हम क्या बोलते हैं? -2 प्लस 0.3 को हम क्या बोलते हैं? बताओ, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? विकी, गलत है आपका आंसर। विकी, आपका आंसर गलत है, 1.7 गलत आंसर बताया आपने। 0.3 रजत, बहुत बढ़िया। नीरू 0.1, बहुत शानदार। गलत बात, गलत बात। आरजू बहुत बढ़िया, -1.7 ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। नेहा, आपने बताने की कोशिश तो बिल्कुल सही की, लेकिन थोड़ा सा आप गलत बता गए। चलो, आंसर आएगा -1.7। इतनी बात समझ आई? अब क्या था कि पहले जो पेपर आते थे ना तो उनमें हम इसको सही बोल देते थे, लेकिन अब एग्जामिनर ने जो एक अच्छे लेवल के पेपर है ना उसमें ये वाले ऑप्शंस देने थोड़े कम कर दिए हैं। आप अपनी RS अग्रवाल बुक उठाना जो अपडेट हो चुकी है, उसके अंदर भी इस टाइप के ऑप्शंस आने कुछ कम हो चुके हैं, कुछ हद तक। डेसिमल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में देखना, इस वाले नंबर को अगर मैं ऐसा कह दूं 2.3, अगर आगे नेगेटिव का साइन है तो ऊपर लगा दूं छोटा सा बार, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। ध्यान से देखो, अगर यहां आगे नेगेटिव का साइन है, यानी कि बड़े में से देखो, बड़े वाले में के पास है नेगेटिव का साइन और छोटे वाले के पास है पॉजिटिव का साइन, तो नेचुरल सी बात है, हमें पता है कि आंसर -1.7 आया, ये बात सही है। मैं कह रही हूं आप इस नंबर में, आप इस माइनस को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ 2 में 0.3 को ऐड करो तो आप 2.3 लिख पाओगे। लेकिन ये जो आगे माइनस का साइन है ना, इसको इसके ऊपर लगा दो, 2 के ऊपर बार बना दो, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ऑप्शन में अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए कहीं पर तो आपको परेशानी ना हो, आपको ये चीजें पता हो, मालूम हो। इतनी बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो 1.7 कैसे? सचिन, मार खानी अब तूने। 2.0 में से 0.3 को घटाना, 1.7 नहीं आएगा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव का साइन था, इसके आगे पॉजिटिव का। बहुत गलत बातें पूछ रहे हो तुम।
चलो, हाँ मैं विक्की एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो मैं कह रही हूँ आप नेगेटिव को भूल जाओ, आप माइनस को भूल जाओ, आप 2 में 0.3 ऐड करो तो आप बोलोगे 2.3 आएगा। मैं कह रही हूँ अगर आगे आपको यहाँ नेगेटिव का साइन मिले ना, तो इस वाले नेगेटिव के साइन को इसके ऊपर लगा दो। मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीजें। मैंने बोला 5.3 इसके ऊपर बार, ध्यान से सुनना, 5.3 इसके ऊपर बार, 3 के ऊपर बार। इसका मतलब है अगर यहां पर बार हो तो इसका मतलब है रिपीट, इसका मतलब होता है रिपीट, यानी ये हो रहा है 5.3 3 3 3 3 3 ऐसे ही चलता है। इसका मतलब तो होता है ये, अगर दशमलव के बाद डिजिट के ऊपर बार होता है तो उसका मतलब होता है कि नंबर डेसिमल के बाद बार 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 रिपीट होता है। और यही पहचान किसकी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान होती है। समझ आ गई विकी इतनी बात? बाकी स्टूडेंट, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई? 5.3 और 3 के ऊपर हल्की सी लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या है? 5.333 यानी कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 5 के ऊपर बार 0.3, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5.5 प्लस 0.3 तो सही है, 5 प्लस 0.3 तो सही है, ये तो सही है। अगर आगे वाले के ऊपर ये वाला बार होता है तो इसका मतलब होता है पहले वाला नंबर नेगेटिव है, आगे वाला नंबर नेगेटिव है। समझ आ गया? इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर नेगेटिव है, ठीक है। आगे साइन है, डेसिमल से पहले साइन है बार का, तो वो नेगेटिव है। अगर बाद में साइन है तो वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे मैं इसे लिख सकती थी 5.03, 5 प्लस 0.3 और 3 के ऊपर बार, तब भी तो यही आता ना, ये रिपीट होता रहता। तो इसको मैं लिख देती कुछ ऐसा, ऐसा लिख सकती थी ना। समझ आ गया? रविकांत जी आप ऐसा पूछ रहे हो, इसका मतलब है 4 नेगेटिव में है और ये ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं सत्य, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर। आपको सिर्फ अगर पीछे बार मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आगे बार मिलता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, क्लियर हो गया आपको। अब अगली बात करते हैं हम, जो मेन बातें आएंगी। अब आपको मैं लिख दूं 9/12 प्लस 16, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। 9/12 तो बनता ही नहीं है ना, 3/4 मैंने ऐसा लिख दिया। बताओ जी इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है रविकांत जी, मुझे लगा शायद आपने पूछा ये। चलो 16 प्लस 3/4, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बता दो। 16 प्लस 3/4, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा ठीक है मंजू, बाकी 7/4, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आयुष क्या हो गया? 16.75, क्या बात है। अरे इतनी मेहनत क्यों करते हो तुम, पहले ये बता दो। 67/4, समीरा 7 आंसर, कैसे? रविकांत जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बाकी स्टूडेंट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप लोग स्मार्ट वर्क कब करोगे? या हार्ड वर्क ही करते रहोगे? इसीलिए तो मैंने ये क्लास ली है, इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज नहीं स्टार्ट करवाया। अभी भी कुछ आंसर दिए जा रहे हैं। आयुष गलत है आपका आंसर, 7/4 तो पॉसिबल ही नहीं है यहां से आंसर आना। देखो यहाँ 16 प्लस 3/4। अब सुनो कुछ बच्चों ने क्या किया, 4 एलसीएम लिया, 16 चौक 64 किया, प्लस 3 किया, 67 किया, बाय 4 किया, फिर इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उन्होंने देखा यही आ रहा है, चलो छोड़ो, इसको दशमलव में काउंट किया और उसके बाद मुझे आंसर दे दिया। यही किया ना लता? 1/6 कैसे पॉसिबल है? नीचे तो 4 दे रखा है मैंने, 6 कैसे बन जाएगा?
ऐसा ही किया जिन्होंने मेहनत की? हाँ जी, हार्ड वर्क वालों, ऐसा ही किया? ऐसा नहीं करना। हाँ मंजू, आपने तो सॉल्व नहीं किया, बहुत अच्छे। हाँ मेहनती हैं सारे बच्चे, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। चलो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या ये एक एक्यूरेट फ्रैक्शन है? इन्हीं चीजों में तो हम परसेंटेज में मार खा जाते हैं, इन्हीं चीजों को तो हम सॉल्व करते हैं बार बार, और इन्हीं चीजों को कहते हैं जी, जो कैलकुलेशन है ना वो बड़ी लेंथी आई थी पेपर में। अरे कैलकुलेशन कुछ लेंथी नहीं होती। आप ये देखो, डिनोमिनेटर क्या है 4, न्यूमिनेटर क्या है 3। अगर मैं आपको बोलूं ये अंश है ये हर है, यानी कि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अगर आपका अंश छोटा है और आपका हर बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, तो ये होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम एंड वर्क में इतना बड़ा यूज है इसका, आप कुछ सोच नहीं सकते। टाइम एंड वर्क में हम डेज निकालते हैं ना, तो वहां पर बहुत बड़ा रोल है इसका, वहां पर हम इन चीजों को सॉल्व करते रह जाते हैं। मैंने बोला था 16 + 3/4, यही बोला था। अब कुछ कंफ्यूज हो गए जी, मैंने तो ऐसे लिखा था। भाई कोई बात नहीं, नीचे एक ही तो आएगा, कुछ नहीं है, एक तो जरूर आएगा। अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, प्रॉपर का मतलब जानते हो, जो बना हुआ है, जिसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती। अगर मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगी। बताओ किसी को दिक्कत है तो? अगर मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगी, और आप इसको जरा सॉल्व करके देखो, आपका यही आया होगा। जब आना ही यही है तो मेहनत क्यों करनी? बात समझे? ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया? मुझे कैसे पता जी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती? मुझे इसलिए पता क्योंकि हम जब चीजों को सॉल्व करते हैं ना, तो चीजों को, एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझ के चलते हैं। देखो यहाँ 1/4 मैंने ऐसा लिखा। अब कुछ क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28 और 1 29, 29/4, इसको फिर से सॉल्व करके लिखेंगे 7 सही 1/4, ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे 7.25। भाई मैं कह रही हूं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि ये छोटा है ये बड़ा है, एक्चुअल में ये है क्या? ये तो होता है भाजक, जिसको हम मे बी डिवीजर बोलते हैं, ठीक है, और हाँ डिवाइजर बोलते हैं इसको हम। और ये होता है हमारा शेषफल, रिमाइंडर। ये क्या होता है? हमारा शेषफल होता है, यानी कि रिमाइंडर होता है। और ये तो भागफल होता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहना है। इतनी बात समझ आई? और आपको जब मैंने नंबर सिस्टम करवाया था ना, तो उसमें आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रिमाइंडर हमेशा अपने भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा अपने भाजक से छोटा आएगा। अगर यहाँ नंबर 5 हो जाता तो ये शेषफल पूरा का पूरा अभी नहीं आया। शेषफल बड़ा कभी नहीं आ सकता, उसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। समझ आ गई? नीचे वाला नंबर होता है भाजक, यानी कि हमारा जो डिवीजर होता है वो, डिवाइजर होता है वो, और एक जो है वो क्या है? शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर है। ऐसा यहीं पर नहीं, ऐसा हर जगह वैलिड है। मैंने बोला 1905 + 93 और यहां लिख दिया मैंने 58, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं बोल रही हूँ इसे सॉल्व करके क्या लिखोगे? भाई कुछ नहीं करना, इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट ऐसे लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब शेषफल तो छोटा ही रहेगा ना हर बार। और ये भाजक है, भाजक तो हर बार बड़ा ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। समझ आई आपको मेरी बात? क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई भी डाउट है?
यस, हाँ सत्य, अगर नंबर बड़ा हो वो भी मैं सिखाऊंगी, अगर नंबर बड़ा नहीं है वो भी मैंने आपको सिखाया कि अगर नंबर बड़ा नहीं है तो हम चीजों को किस तरीके से सॉल्व करके चलेंगे। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए, कभी भी लिख लेना इन्हें एक जगह अच्छे से। अब 7 + 5/4, अब यहां पर जो अंश है ये बड़ा है और ये जो हर है ये क्या है, छोटा है। तो ये जो है ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको अभी प्रॉपर बनाया जा सकता है, जिसको अभी प्रॉपर बनाया जा सकता है। ठीक है जी, देखो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 प्लस, इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 सही 1/4, 8 सही 1/4। ऑटोमेटिकली मेरा भाजक जो हर है वो बड़ा आ गया और जो शेषफल है वो छोटा आ गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। समझ गए सभी? समझ गए ना सभी? दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? थक तो नहीं गए? 11:30 बजे तक क्लास लूंगी आज मैं, अभी 11 नहीं बजे। थके तो नहीं ना कोई भी? और 11:30 से पहले ये मत कहना कि बस करो। रीजन, कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, कल की छुट्टी रहेगी और परसों सारे लेक्चर लगेंगे। परसों यानी कि सैटरडे आपके सारे लेक्चर लगेंगे, मैथ्स का लेक्चर भी होगा और सेम एज जितने भी जो भी लेक्चर का वो होगा उतने बजे तक होंगे। 12 बजे तक ठीक है, 12 बजे तक ले लूंगी कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर फिर आज हम बेसिक कवर कर लेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी होगी एटलीस्ट 11:30 बजे से पहले मत कहना कि बस करो। ठीक है, उसके बाद जितनी किसी की कैपेसिटी होगी करेंगे। सारा दिन ले लूं? सही बात है, तुम सही हो। और कुछ कहेंगे बैठ के कि पका रही है, खड़ी हुई है ना? ठीक है, मैं करवा रही हूँ। देखो अब हम मुझे सीखनी है बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जो मुझे क्वेश्चंस के अंदर चीजें मिली मैं उनकी बात करूंगी। अब 10 में से 3 सही 7/39 माइनस करना, और आपको पता है इस चीज का कहां पर यूज आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में भी ये चीजें हमारे काम आ जाएंगी, है ना? चलिए बहुत अच्छे, मोटिवेट कर देते हो तुम पूरी तरह, है ना, सामने वाले को। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस के, जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रही थी तो उसके अंदर मुझे कुछ छोटे छोटे पोर्शन नजर आए जो कि मुझे तकरीबन तकरीबन हर परसेंटेज के ऊपर सॉल्व करने को मिले। ठीक है जी कृष्ण, धन्यवाद आपका। चलो, ये चीजें मुझे तकरीबन तकरीबन काफी सारे क्वेश्चंस में मिली इस टाइप की सॉल्व करने के लिए, तो मैंने अलग से कोई डेटा नहीं उठाया, उन्हीं क्वेश्चन के पोर्शन उठा लिए और आपको दे दिए कि 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे मिले मुझे कि 10% और 3 सही 7/39% में कितने का अंतर बैठेगा, 15% और 11 सही 4/7 में कितने परसेंट का अंतर बैठेगा, 100% और 16 सही 2/3% में कितने का अंतर बैठेगा, 500% और 480 सही 13/19% में कितने का अंतर है, 567% और 16 से ही 5/11% में कितने का अंतर है। ठीक है, चलिए 6 सही 32/39, बहुत बढ़िया मंजू, यानी कि वो लास्ट टाइम वाली क्लास को ऑब्जर्व कर लिया। चलो देखो करना क्या है, फिर मैं रीजन भी बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया, मैं रीजन भी आपको बता दूंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, आपको यही मेथड क्यों बता रही हूं। पहले मेथड समझो, क्या माइनस करना है, 3 नहीं माइनस करना, 3 में 1 जोड़ लो,
3 में 1 जोड़ लो, कितना आया 4। 10 में से 4 घटा दो 6, 10 में से 4 घटा दो, कितने आएंगे 6। नीचे 39 है, 39 ही रहने दो। 39 में से 7 घटा दो, कितने आ जाएंगे 32। यानी कि अगर मैं 10% में से 3 सही 7 बटे 39% घटाऊंगी तो आंसर आएगा 6 सही 32 बटे 39%। समझ आया? और समझो ध्यान से, एक दो एग्जांपल्स करेंगे हम, फिर इसी चीज को हम परसेंटेज से रिलेट करके करेंगे। ठीक है, देखो 15 में से क्या घटाना नजर आ रहा है 11, लेकिन 11 तो नहीं घटाना, मुझे क्या करना है 11 में 1 जोड़ना है, कितना आया 12। मुझे 15 में से 12 घटाने, 15 में से 12 घटाने, कितने आए 3। नीचे तो 19 ही रहेगा। 19 में से 4 घटा दो 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको करो, 16 नहीं घटाने, क्या घटाने हैं 17 घटाने हैं। 100 में से 17 घटाओगे 83, 3 तो रहेगा ही रहेगा। 3 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 1। 83 सही 1 बटे 3। और आप एक चीज का ध्यान करो, आप यहां पर, रिया मैं सारी चीजें रिपीट कर रही हूं, आप यहां पर एक चीज का ध्यान करो, क्या देखो ये छोटा है ये बड़ा है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये छोटा है ये बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये छोटा है ये बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए बताइए यहां क्या आएगा, करिए। उन्नीस सही 6 बटे 19, बहुत बढ़िया। रिया समझो क्या कह रही हूं, यहां जो भी नंबर है, यहां पर जो भी नंबर है उसमें 1 इंक्रीज कर दो, कितना आया 481। उसको 500 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 19। 19 ऐसे ही रहेगा, 19 में से 13 घटा दो 6। 19 सही 6 बटे 19। ठीक है, दोबारा देखो, इसको नहीं माइनस करना, क्या माइनस करना है 17। माइनस करोगे कितना आएगा 550। 11 ऐसे ही रहने दो, 11 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6। कोई समस्या नहीं है, कर लोगे सॉल्व। नहीं साहिल गुप्ता, अगर ये परसेंटेज में दिए होते, अगर ये परसेंटेज में होते तब भी हम ऐसे ही करते। 100% में से आप 16 से ही 2/3% घटा के देख लो, तब भी आंसर आपका 83 सही 1/3% ही आएगा। कोई बात नहीं रजत, मैं रिपीट कर देती हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी नंबर उठा लो आप, कोई भी नंबर उठा लो आप। जैसे आपको 250 में से माइनस करने हैं 199 इज टू 7/11, 7/12, तो बताओ कितना आएगा। मैं आपसे ये कहती हूँ रजत कि ये जो नंबर है ना, ये वाला इसमें से माइनस नहीं करना, एक बढ़ाकर माइनस कर दो। इसमें एक बढ़ा लो, कितना आ जाएगा 200। 250 में से 200 घटा दो, कितने आएंगे 50। 12 ऐसे ही रहने दो, 12 में से 7 घटा लो, कितने आएंगे 5। रजत क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छे से समझ आ गई ना? ठीक है, चलो अब मैं, क्या आप सीखना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया, एक ही क्यों बढ़ाया, बताओ। ठीक है, तो मैं समझा रही हूं मैंने एक ही क्यों बढ़ाया। तो ध्यान से सुनना, जो सीखना चाहता है वो अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखो कि ये चीज बनी क्यों, कैसे बनी। क्योंकि देखो 100 में से मुझे 16 से ही 2/3% 2/3 माइनस करने हैं। नेचुरल सी बात है, मैं इसे क्या बोल सकती हूँ 100 माइनस, इसे क्या बोल सकती हूँ 16 प्लस 2/3। ध्यान से सुनना मेरे एक एक पॉइंट को, एक्चुअल मेथड बता रही हूँ आपको। हम क्या करेंगे 100 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 2/3। 16 में से 100 में से 16 घटाओगे 84 माइनस 2/3। अब यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं कहती ऐसा कर लो तो ये बहुत लेंथी हो जाता। अगर मैं कहती, हाँ ठीक है, अब मैं क्या कहती आपको यहाँ पर कि ये वाला मेथड तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ करना नहीं है। अब समझो
क्या किया जा सकता था, मैंने 100 में से 16 से ही 2/3% 2/3 घटाने थे, तो मैं कहती 16 माइनस 16 प्लस 2/3। अब मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन आ जाए अपने आप। हाँ, मुझे क्या करना है, यहां पर माइनस का साइन नहीं, यहां पर मुझे क्या लाना है, प्लस का साइन लेके आना है। तो देखो मैंने 3 में से 2 यूज किए हुए हैं, ध्यान से समझो, 3 में से 2 यूज किए हुए हैं, कितने बच गए बताओ। 2/3 का मतलब क्या है, देखो मेरे पास ये 2 बर्तन है, सॉरी ये 3 बर्तन है, तीनों में दूध है, तीनों में दूध है सॉरी ये 3 बर्तन है, तीनों में दूध है, ठीक है। और मैं कह रही हूं कि किसी 2 बर्तन में पानी मिला दिया गया है, ध्यान से सुनना, क्या मिला दिया गया है, पानी। देखो इसमें भी मिल्क था, इसमें भी मिल्क है, इसमें भी मिल्क है, मैं कह रही हूं इसमें भी पानी मिला दो, इसमें भी पानी मिला दो। अब मैं कहूं कि मैंने कितने में पानी मिला दिया, मैं कहूंगी टोटल 3 कंटेनर थे, 2 में पानी मिला दिया, कितने बच गए, 1 बच गए, कितने में से, 3 में से। इसलिए मैं आपको कह रही हूं 3 में से मैंने 2 यूज कर लिए, कितने बच गए, 1 बच गए। 3 टोटल होता है, पूरा होता है, ओरिजिनल होता है, ठीक है। इतनी बात, नीचे वाला नंबर पूरा होता है, ओरिजिनल होता है, क्यों होता है ये भी बताऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार 1/3 जोड़ देती हूँ, एक बार 1/3 घटा देती हूँ, कोई दिक्कत है। जो बच गया था ना, 2/3 लिया था, जो बच गया, क्या बच गया, 1/3। एक बार मैंने 1/3 जोड़ दिया, एक बार 1/3 घटा दिया, समझ आ गया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि ये तो कट ही जाना है, 0 ही है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये नजर आया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिर्फ इसको, अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिला, +1, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3, और 3/3 कितना होता है स्टूडेंट, 1, माइनस 1/3। अब मैं कहूंगी 100 माइनस 16 और 1 17 माइनस 1/3, ब्रैकेट खोलो जी, 100 माइनस 17 प्लस 1/3, 100 में से 17 गए 83 प्लस 1/3, तो वैल्यू आ गई 83 सही 1/3, 83 सही 1/3। और ऐसा एक जगह नहीं, हर जगह कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड है, समझ आया। बस इसके ऊपर वर्किंग की है थोड़ी सी कि ये कहां से बना, क्यों बना, ठीक है, समझ आ गया मेथड कहां से बना। बता दो किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज है जो ना समझ आई हो तो पूछो। नीरू कुछ भी नहीं किया मैंने इसे लिखा 16 प्लस 2/3, मैंने बोला 2/3 मैंने ले लिया, क्या बच गया 1/3, जो बच गया एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, बस इसकी कैलकुलेशन की है। 2/3 प्लस 1/3 कितना हुआ, 3/3, 3/3 मैंने 1, 16 प्लस 1 17 माइनस 1/3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, 100 माइनस 17 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 100 माइनस 17 83 प्लस 1/3 कितना हो गया, 83 सही 1/3। चलिए क्या आगे पढ़े हम, ये था आपका, मैंने आज आपको बताया मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन और बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है, इसके अलावा फ्रैक्शन के अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ भी, कुछ माइनर सी चीज भी नहीं बची जो मैंने आपको ना बताई हो। कुछ मैंने नंबर सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें कवर करवाई थी और कुछ यहाँ पर कवर करवा दी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट चीजें कवर करवा दी, वहां पर हमने प्रॉपर और इनप्रॉपर के बारे में पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम असली परसेंटेज पे आते हैं, यही होता है साइन। परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब, परसेंटेज का मतलब तो आपको पता ही है, हम लिख देते हैं 1/100, है ना, समझ आ गई इतनी बात।
चलो अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। एक कोई ट्रेन का डिब्बा है, इसके अंदर टोटल 10 सीटें हैं, इसके अंदर टोटल 10 सीटें हैं। ध्यान से सुनना, एक ट्रेन का डिब्बा है, इसके अंदर टोटल 10 सीटें हैं, और यहां पर मैं आपको बोल दूं 3 सीटों पर सॉरी 6 सीटों पर पैसेंजर बैठे हुए हैं। एक ट्रेन का डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर टोटल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से 6 सीटों पर पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो आप ये बता दो कितने परसेंट व्यक्ति इस डिब्बे के अंदर बैठे हुए हैं, कितने परसेंट व्यक्ति इस डिब्बे के अंदर बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने बोला एक ट्रेन का डिब्बा है, एक वैगन है, उसके अंदर टोटल 10 यात्री हैं, टोटल 10 सीटें हैं और उन 10 सीटों में से 6 सीटों पर यात्री बैठे हुए हैं। आप ये बता दो इस डिब्बे के अंदर टोटल कितने परसेंट व्यक्ति बैठे हुए हैं। सिर्फ 3 स्टूडेंट ने आंसर दिया, संदीप जी ने आंसर किया, रविकांत ने आंसर किया, मंजू ने और अब हर्षित ने। बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? आयुष, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? बिल्कुल बेसिक पॉइंट। टोटल 10 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 10। जो टोटल होता है भाई वो अपॉन में आता है। कहते हैं ना जो ओरिजिनल है वो नीचे आता है, तो ये जो मेरा अपॉन में आएगा ना, ये टोटल आएगा जो ओरिजिनल होगा। समझ आई? कितनी सीटों पर पैसेंजर बैठे हैं भाई? 6 सीटों पर पैसेंजर बैठे हैं। कितनी सीटों पर? 6 पर। परसेंटेज निकालनी है तो क्या करनी है? गुना 100 करनी है, तो आंसर आएगा 60% पैसेंजर यहां बैठे हुए हैं। समझ आया? कुल मिलाकर ध्यान रखना, नीचे वाला भाग होता है वास्तविक, टोटल, ओरिजिनल, कुछ भी बोल दो, ठीक है, मूल, मूल भी कहते हैं इसको हम हिंदी में, मूल, ठीक है। और ऊपर वाला नंबर होता है इसका एक भाग, एक पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला मेरे पास आपके कुल पैसे का 2/5 भाग है, मेरे पास आपके पैसे का कुल 2/5 भाग है। मैंने क्या बोला? मेरे पास आपके पैसे का कुल 2/5 भाग है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो मेरे पास टोटल 2 रुपए हैं। तो मेरे पास कितने हैं? 2 रुपए हैं। इसका मतलब यह है कि नीचे वाला भाग तो टोटल है, मैंने बोला मेरे पास आपके पैसे का कुल 2/5 हिस्सा है, यानी कुल पैसा तो 5 है। अगर आपके पास 5 है तो मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। समझ आ गया? 2/5 गुना 100 कितने हो जाएंगे जी? 40% हो जाएंगे। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। जिन्हें परसेंटेज का कुछ भी नहीं मालूम था, जिन्हें परसेंटेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, उन्हें ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं भाई? गुना में 100 लगा देते हैं। समझ आ गई इतनी बातें? अब जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है मैं सिर्फ वो लिखवाऊंगी आपको। बाकी आज हम फ्रैक्शन के ऊपर ही अभी वर्किंग करेंगे कि कोई और परसेंटेज आ जाए। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया 1/17, ठीक है, ये परसेंट कितने परसेंट होता है? तो या फिर मुझे किसी ने बोल दिया 3/5 कितने परसेंट होता है, या मुझे किसी ने बोल दिया कि 12/7 कितने परसेंट होता है। हम इन चीजों को किस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 85/7 कितने परसेंट होता है, इन चीजों पे वर्किंग कैसे होगी उसके ऊपर बात करेंगे। देखो लिख रही हूं मैं यहां पर, जो जो चीजें आपको पता है साथ साथ नोट करो, बताते बोलते जाओ खुद ही। 33 ही 1/3% होता है, 1/4, 1/5, 1/6,
1/10, 1/11, 1/12, 1/13, सॉरी भाई 1/11 सही कर लेना, गलती से गलत लिख दिया था। ये सारी वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसका यूज है बहुत ज्यादा, ये सारी वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनका यूज है बहुत ही ज्यादा। इसके ऊपर इतना काम करो, आज मैं काम करना सिखाऊंगी इसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। कल की छुट्टी है आपकी, कल कोई लेक्चर नहीं है, इसके ऊपर इतनी वर्किंग करो कि आपके सामने कोई भी नंबर आ जाए आप उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और ये वो वैल्यूज हैं, जितना बड़ी मर्जी क्वेश्चन आ जाए, देखो क्या है, वो परसेंटेज ऐसी दे देगा जिसे कैलकुलेट करने में टाइम लग जाए। एग्जामिनर आपको परसेंटेज ही ऐसी दे देगा जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाए। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन, अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है, बेसिक परसेंटेज की नॉलेज है, तो आप सॉल्व कर सकते हो बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। करें, ये सारा नोट कर लो, जल्दी से डन बोल दो फटाफट कि आपने इसको नोट कर लिया है। चलिए, रेखा जी ने तो बोल दिया डन, बाकी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो अब देखते हैं किस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगी, आप ये ध्यान रखना। 1/4 और 1/5 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। बहुत अच्छे मंजू लिख रखी है, ठीक है। 1/5 और 1/4 और 1/5 कुछ नहीं, सारी याद करनी है और रटनी नहीं है, माइंड में बिठानी है। किस तरीके से बिठानी है अभी बैठ जाएंगे, ठीक है। 1/5 और 1/4 इतनी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसके ऊपर बहुत सारे नंबर आते हैं जिनसे हमें चीजों को सॉल्व करना पूछा जाता है, ठीक है। बताऊंगी कैसे, बताऊंगी अभी किस तरीके से। चलो देखते हैं। यहाँ मैं आपसे कुछ सिंपल चीजों की बात करती हूँ। मैंने बोला 1/3 कितना होता है, अभी लिखा हमने 33 से 1/3% होता है। 10 तक तो नॉर्मल सबको याद होती हैं ये, 10 तक नॉर्मल सभी को याद होती हैं ये। देखो आगे, मैंने बोला 2/3 कितना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बेस पकड़ना है। बेस क्या है, बेस क्या है भाई, 3। अगर आपसे 2/3 पूछा गया है तो आप कहां जाओगे, 1/3 के पास। 1/3 देखोगे कितना है, 1/3 तो हमारे माइंड में होगा कि 33 से 1/3 है, तो 3 2 सेम है, उसकी तो चिंता नहीं है, लेकिन 1 की जगह 2 है, यानी कि क्या है, दुगना। अगर इधर दुगना है तो इधर भी क्या करोगे स्टूडेंट्स, दुगना। 66 सही 2/3%,
ठीक है जी, अभी बताया था मैंने आपको चीजों को रिलेट करके। मैंने बोला 1/7, 1/7 छोड़ो, मैंने आपसे पूछा 2/7 कितना होता है। आप कहोगे 2/7 की जगह ना हमने 1/7 पढ़ा था कि 14 सही 2/7 होता है। पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। मैंने क्या पकड़ा, बेस। बेस क्या है, ठीक है, क्या हुआ, 1 से 2 हो गया यानी दुगना हो गया। तो 14 का दुगना करोगे 28, 2 का दुगना करोगे 4 डिवाइडेड बाय 7। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। ये मेरा छोटा रहना चाहिए और ये मेरा बड़ा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इसको प्रॉपर बनाना है। आपको इस परसेंटेज को क्या करना है स्टूडेंट, प्रॉपर बनाना है। मैं आपसे बोलूं कि 5/7 बता दो भाई कितना होता है। मैं आपसे बोलूं 5/7 बता दो कितना होता है। क्या देखा हमने, बेस। बेस कितना है जी, 7। चलिए देखते हैं यहां पर। मुझे ये बताओ 1/7 को लिखा है 14 सही 2/7। क्या मैं इसे लिख सकती हूं 14 + 2/7? यस। क्या मैं इसे लिख सकती हूं 14 + 2/7? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। मुझे 1/7 तो पता है, 5/7 का पता लगाना है, यानी 1 का क्या हो रहा है 5 गुना। तो आप 14 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 70, प्लस 2 का 5 गुना करेंगे 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7। इतनी बात समझ आई। अब देखो ये क्या हुआ, रिया देखो समझो, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनप्रॉपर हो गया। और इनप्रॉपर तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगी 70 प्लस, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 सही 3/7। क्या मैं लिख सकती हूँ 1 सही 3/7? हाँ जी, 70 और 1 कितना हो गया 71 सही 3/7%। इस तरीके से हमें चीजों पे प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से हमें चीजों को सीखना है जल्दी से जल्दी। समझ आ गई होंगी आपको चीजें। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बता दें कि 4/7 कितना होता है। 4/7 कितना होता है, 4/7 नहीं 6/7। अब समझना जरा ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं। 6/7 कितना होता है, आप ये बताओ। एक बार आप ट्राई करो और मुझे बताओ 6/7 होता कितना। मैं आपको यहां से एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगी अभी। आप मुझे बताओ 6/7 कितना होता है। चलिए रजत, अभी भी आप गलत आंसर कर रहे हो, ध्यान से समझो। मंजू बिल्कुल सही है। देखो मुझे 1/7 तो पता ही है, 14 सही 2/7 होता है। तो क्या हुआ इसका 6 गुना, 14 का 6 गुना 14 6 84 सही है, प्लस 2 का भी 6 गुना करोगे 12/7। रजत मैंने अभी बताया कि अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। बिल्कुल आयुष महावीर बिल्कुल सही है, अभी ये इनप्रॉपर है। अगर ये इनप्रॉपर है तो आप अभी इसे सॉल्व करके लिख सकते हो 1 सही 5/7, 84 और 1 85, 85 सही 5/7%। इतनी बात समझ आई। चलिए ठीक है, इतनी बात आपके समझ आ गई। मैं कह रही हूं आप और क्या कर सकते हो 6/7 निकालने के लिए। आप और क्या कर सकते हो 6/7 निकालने के लिए। आप बोलोगे गुना 100 कर देते हैं, 600 को 7 से भाग कर देंगे, ये तो हर किसी को पता है। और क्या कर सकते हो, क्या आप 6/7 को लिख सकते हो 1 - 1/7? बताओ बताओ स्टूडेंट, क्या आप लिख सकते हो 1 - 1/7? ठीक है, आपने बोला हाँ हम लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ 100% क्या होता है। मुझे ये बताओ 100% क्या होता है। 1 होता है, बहुत बढ़िया। 100% क्या होता है, 1 होता है। 200% क्या होता है, 2 होता है। 40,000% क्या होता है, आप बोलोगे 400 होता है। समझ आ गया।
100% एक है, 200% यानी कि दुगना, 40,000% यानी कि 400 गुना, यानी कि 400 गुना। रजत 4 नहीं 400, 40,000 ना कि 400 बोला मैंने, समझ आया? 40,000% पूछा, जो कि कितना होता है 400। समझ आई भाई इतनी बात? 100% कितना होता है? 1, 200% 2, 300% 3, 1000% 10, 40,000% 400, ठीक है? 10,000% हमारा 100 आएगा। इस तरीके से आप चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो। चलो देखो, एक को मैं 100% लिख सकती हूं, एक को क्या लिख सकती हूं मैं? 100% लिख सकती हूं, माइनस 1/7 को मैं 14 से ही 2/7% लिख सकती हूं। लिख सकती हूं या नहीं? यस स्टूडेंट्स बताओ, क्या मैं एक को 100% लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। 1/7 को मैं 14 से ही 2/7% लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। अभी मैंने माइनस करना सिखाया आपको, 14 माइनस नहीं करना। क्या माइनस करना है स्टूडेंट? 15 माइनस करना है। 100 में से 15 घटा दो, कितने आएंगे? 85। 7 ऐसे ही रहेगा, 7 में से 2 घटा दो 5। क्या सेम आंसर आ रहा है? क्या यहां पर सेम आंसर आ रहा है? जो इजी लगे वो यूज करो। मैं ये नहीं कहती आप यही यूज करो, मैं ये नहीं कहती आप यही यूज करो। आपको 6/7 गुना 100 करना आसान लगता है, आप वो यूज करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़े? चलो हम आगे बढ़ते हैं अब चीजों की तरफ। 1/13 कितना है जी? 7 सही 9/13% है। मैंने बोला 2/13 बताओ कितना होगा? 2/13 बताओ कितना होगा? तो देखो 13 को पकड़ो, 13 तो सेम है, 1 का दुगना हुआ, तो 7 का दुगना करोगे कितना होगा? 14, ठीक है? प्लस 9 का दुगना करोगे कितना होगा? 18 बटे क्या आ गएगा? 13। समझ गए इतनी बात? मैं इसे लिख सकती हूं 14 प्लस, यह भी इनप्रॉपर है, 1 सही 5/13, यानी 15 सही 5/13% मेरा क्या रहता है? 2/13 रहता है। कुछ भी दुनिया भर की वैल्यू निकाल सकते हो आप इसी की हेल्प से, दुनिया भर की वैल्यूज कुछ भी दे दे एग्जामिनर, इन्हीं से निकलेगा सब कुछ। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, सब कुछ बता दिया मैंने आपको कि क्या है क्या नहीं है। समझ आ गई? देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं 4% कितना होता है, आपका काम क्या है स्टूडेंट? सुनो, अभी मैंने 1/13 से 2/13 लिया, 5/13 लेके घर जाके सॉल्व करके देखो। 1/16 इतना होता है, आप 7/16 करके देखो कितना होता है, ठीक है? चलो 4% आपने बताया 1/25 होता है। 5% कितना होता है जी? आप बोलोगे 1/20 होता है। अगर ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है। अगर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है, ठीक है? मैं आपसे पूछती हूं कि 28% कितना होगा? मैं आपसे पूछती हूं कि 28% कितना होगा? आप ये ढूंढो कि 28 किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का? 28 पूरी तरह किससे भाग होता है, 4 से या 5 से? आप कहोगे 4 से पूरी तरह भाग होता है। अगर ये 4 से पूरी तरह भाग हो जाता है तो 4 के टेबल पे भी कटता होगा। कितने पे कटता है भाई? 7 पे। यानी क्या दे रखा है? 7 गुना, तो इसका 7 गुना कर दो। अब कुछ सोचेंगे इतना क्या करने की जरूरत, सीधा 28/100 करो, 2 के टेबल से काटना शुरू करो, आंसर तो तब भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल आंसर आएंगे। ब्रीफ फ्रैंकली मैं आपको बोल रही हूं कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जो मेथड आपको सही लगे, चाहे वो मैं करवा रही हूं, कोई और करवा रहा है या आपको आता है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है? लेकिन इन चीजों में एक्यूरेसी बनाओ, ठीक है? 5% कितना होता है? देखो 5% होता है 1/20। मैंने पूछा 65% कितना होगा? मैंने आपसे पूछा
65% कितना होगा? नेचुरल सी बात है, 5 का मल्टीपल है, कितने पे? 13 पे, तो इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगी 13/20। मैंने आपसे पूछा 84% कितना होता है, बताओ स्टूडेंट, 84% कितना होता है? कृष्ण धन्यवाद। 84% कितना होता है? 21/25। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, क्या हो गया यहाँ पर? 4 से 84 हो गया, यानी कि कितने गुना हो गया? 21 गुना हो गया। एक्यूरेसी बनाओ, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव है, आपकी एक्यूरेसी बने, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी तक मैं आपको चीजें सिखा रही थी कि आप किसी भी फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन का कोई भी मल्टीपल आ जाए, उनको आप कन्वर्ट कैसे करोगे परसेंटेज के अंदर। अब मैं बात करूंगी एक हायर परसेंटेज की, आप उन्हें जल्दी से जल्दी फ्रैक्शन में कैसे लेके आओ। जैसे मैंने आपको बोला 120%, 120% कैसे सॉल्व करोगे? 120% को कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे 120/100 रख लेंगे, 120/100 रखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 12 से 10 को काटेंगे, वैल्यू आ जाएगी 6/5। सही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला 466 से ही 2/3% कितना होगा? 466 से ही 2/3% कितना होगा? अब क्या करोगे, 3 गुना 466 प्लस 2 सॉल्व करोगे, टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है। आप ये देखो, ये सारे नंबर 100% से ज्यादा हैं, तो मैं कहती हूं कि मैं इसको लिख लेती हूं 100% प्लस 20%। 100% 1, 20% 1/5, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 6/5। और 6/5 को हम एक सही 1/5 बोलते ही हैं। समझ आ गया? अब मैं आपसे बोलती हूं 466 से ही 2/3% कितना होता है? इसको कोशिश करो 2-3 टुकड़ों में तोड़ो। कैसे? ये 400% से ज्यादा है, तो 400% मैंने अकेला ले लिया और प्लस कर दिया 66 सही 2/3%। प्लस कर दिया क्या स्टूडेंट? 66 सही 2/3%। अगर 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, तो 400% कितना होगा? आप बोलोगे 4 होगा। प्लस 66 सही 2/3% कितना होगा? हाँ जी जल्दी बताओ, 66 सही 2/3% कितना होगा? 66 को सुनते ही 33 याद आएगा। 33 सही 1/3% होता है, 1/3, तो 66 सही 2/3 होता है, 2/3। सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 14/3। समझ गए? मैंने बोला 806 सही 2/3% कितना होगा? 806 सही 2/3% कितना होगा? 2-3 टुकड़ों में तोड़ दो। कैसे? 800% प्लस 6 सही 2/3%। 800% कितना होता है? 8 होता है। 6 सही 2/3% कितना होता है? 1/15 होता है। सॉल्व कर लो, 121/15 आएगा। बता दो कितना समय लगेगा? समय नहीं लगेगा। समझ आ गया होगा? कुछ पूछना चाहते हो? कोई डाउट है? कोई ऐसी चीज है जो ना क्लियर कर पा रही हूं तो बता दो मुझे। कोई डाउट नहीं है? आपका काम क्या है, आप समझ चुके होंगे। आपको सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि फ्रैक्शन कैसे बनी। कुछ फ्रैक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, नीचे वाला ये छोटा है, ये बड़े वाला है। कुछ फ्रैक्शन ऐसी मिलेंगे आपको। बस ये लास्ट करवा रही हूँ, ठीक है सत्या? लास्ट टाइप बता रही हूँ कि लास्ट आपका ये फ्रैक्शन वाला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे वाली क्लास होगी, उसमें जितने बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं,
मैं एक या दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूं, जितने मुझसे 20 क्वेश्चन पता मुझे मिलेंगे, 50 मिलेंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं सारे वो क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में करवा दूंगी, स्लाइड लगा दूंगी क्वेश्चन की, ताकि आपको क्वेश्चन लिखने भी ना पड़े, आप फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन करने स्टार्ट कर दें, ठीक है। और बाद में आपके पास वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट होंगे, आप दोबारा से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको वो क्वेश्चन और अच्छे से पता हो जाएंगे और ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुकी होंगी, ठीक है। कुछ चीजें समझो, जैसे मैंने आपको बोला 11/15 कितने परसेंट होता है? 11/15, 11/15 का नाम सुनते ही मैंने बेस उठाया, क्या है? 15। मुझे याद आया नहीं, 1/15 याद था, 6 सही 2/3%। 11/15 मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 1/15 याद है, 6 सही 2/3%। इतनी बात समझ आई? आप कहोगे हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया। तो 11 गुना हो रहा है, 11 गुना कर दो 66 सही 22/3। मैं कहूंगी नहीं, ये तो इनप्रॉपर है। ये क्या है स्टूडेंट? अभी इनप्रॉपर है। तो 66 प्लस 7 सही 1/3, 66 और 7 73 सही 1/3%। यानी 11/15 को बोलते हैं 73 सही 1/3%। कुछ दिक्कत है? कुछ पूछना है? कोई ऐसी चीज है जो ना क्लियर हुई हो तो डिस्कस करो। हाँ रेखा, बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1/15 6 सही 2/3% होता है। अब 11/15 बताओ, यानी कि मैं इसका कर रही हूँ 11 गुना। तो मैंने 6 का 11 गुना किया 66, 2 का 11 गुना किया 22 और 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 तो ओरिजिनल है ना। तो 66 22/3 को मैं सॉल्व करके 7 सही 1/3 बोल सकती हूँ। प्रॉपर बनाना ना, प्रॉपर बनाना ना। तो 66 प्लस 7 कितना हो गया? 73 1/3। ठीक है, हाँ बिल्कुल साहिल, अभी कर रहे हैं, बस क्लोज ही कर रहे हैं। 8/9 देखो, 8/9 हमारे तो पता था 88 8/9 होता है क्योंकि 1/9 हमें पता है, 11 1/9 है। तो 8 गुना किया तो 88 सही 8/9 आएगा। और कैसे लिख सकते हो इसको? लिख सकती हूं क्या? 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9, 1 होता है 100%, ये होता है 11 सही 1/9%। 11 नहीं घटाना, 12 घटाना है, 88, 9 ऐसे ही रहेगा, घटा दो, आंसर है। रजत ऐप के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कल एक्चुअली मेरी हुई थी, उनसे मीटिंग हुई थी और मैंने उसके बारे में सारा डिस्कस भी किया था। ठीक है, उसके अंदर अब हम लेक्चर्स को इम्प्रूव करेंगे, लेक्चर्स डालेंगे, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, अपने बैचेस क्रिएट करने हैं सारे। कल की छुट्टी है, ठीक है, और सैटरडे को भी हमारा यही काम चलेगा क्योंकि आप जानते हो ऐप वर्क कोई आसान वर्क तो है नहीं। तो जिस टाइम हम फ्री हो जाएंगे हम सब कुछ उसके अंदर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे और फिर कोई टीचर आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे कि ऐप के अंदर वर्किंग कैसी रहेगी, क्या चीज़ कैसे रहेगा, कैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख पाओगे, ठीक है, कैसे लाइव क्लासेस आप देख पाओगे। तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है कृष्ण, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं ही बता दूं, अदरवाइज मुझे इतना नहीं पता डिटेल में। रजत कल की गाइडलाइन में है कि शायद से 15 अक्टूबर को डिसाइड किया जाएगा कि शिक्षण संस्थान कब खुलने चाहिए। 15 अक्टूबर को ये डिसाइड किया जाएगा, अभी कुछ पक्का क्लैरिफिकेशन नहीं किया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल हरविंदर, हमारी पूरी कोशिश यही है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि आपको जो भी आगे से मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, जो भी आपको हम ऐप प्रोवाइड करवाएं, वो एकदम अच्छी तरीके से वर्किंग करे ताकि उसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अदरवाइज उसमें क्लासेस रुक जाती हैं, कई ऐप में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हम अभी उसको नहीं कर रहे हैं। पहले हम लेक्चर्स अपलोड करके देखेंगे, खुद से उसका एक दो दिन चला के देखेंगे उसे ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसके बारे में सारी डिटेल आपको
अच्छे से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है जी, आज वाला सेशन काफी आप लोगों के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो कि कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया। मैं आपको बता रही हूँ सैटरडे जो क्लास चलेगी वो भी बिल्कुल बेसिक चलने वाली है, उसमें भी मैं कुछ हायर नहीं करवाऊंगी। फिर पहले 3 दिन हम टिग्नोमेट्री करेंगे और आखिरी के 3 दिन हम परसेंटेज ही करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो सैटरडे है इसमें जो भी मैं आपकी क्लास लूंगी सारा बेसिक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, जितना भी रहेगा मैं सारा बेसिक पूरा करवाऊंगी। और जो नेक्स्ट 3 डेज हमारी टिग्नोमेट्री क्लास रहेगी उससे अगले दिन जो भी क्लास रहेगी, यानी कि नेक्स्ट जो थर्सडे को हमारी क्लास रहेगी, उसमें आपको बेसिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेली क्या 20 मिनट या आधा घंटा इन फ्रैक्शन को दो, डेली के ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट डेली के। ठीक है, 7 से 8 टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएंगे अर्थमेटिक के। ठीक है जी, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।